नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपनी स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस प्रकार से यूपीएससी आईएएस प्री 2023 का जो एग्जामिनेशन है वो माय डियर फ्रेंड्स 28 मई को है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 3 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो है वो मैंने बताया था कि 10 सालों के आपको PYQ कंप्लीट कर लेने हैं। और साथ ही साथ आपको जो विजन आईएएस की जो PT 365 है, PT 365 जो है उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। यानी इनको आपको अच्छे से एनालिसिस करते हुए आपको याद होना ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। और कुछ एक बातें मैंने आपको बताई थी कि आपको शॉर्ट नोट्स क्या है, आपके पास शॉर्ट नोट्स भी ज़रूरी है सभी टॉपिक्स के, जो कि यूपीएससी के लिए जो 7 मेजर सब्जेक्ट है उसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था वे किसको किस प्रकार से करना है। तो चलिए चलते हैं। और PYQ की बात करें तो अपने इन्वायरमेंट के 2013 और 2014 के PYQ अपने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम करेंगे 2015 के PYQ, यानी 2015 के अंदर जो भी प्री एग्जामिनेशन में इन्वायरमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, इस क्लास के अंदर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बल्कि प्रत्येक ऑप्शन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं 2015 के क्वेश्चंस। जैसे अब तक 2013 से अगर बात करें तो अपने 36 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं। और 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो 2015 से अपने शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है जो इसलिए अनूठा है कि वो एक क्या है, फ्लोटिंग वनस्पति युक्त अनूपे, यानी जो एक तैरता हुआ अपने नेशनल पार्क मान सकते हैं। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है कि तैरता हुआ या फ्लोटिंग करता हुआ नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है मेरे फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि आपको आपने पढ़ा होगा कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि क्या है, लोकटक झील। कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, लोकटक झील के अंदर है। और ये है कहाँ पे, ये मणिपुर में है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना। वहीं बात करते हैं कि इसकी भितरकनिका नेशनल पार्क की, तो भितरकनिका नेशनल पार्क जो वो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के अंदर है। वहीं केवलादेव घना नेशनल पार्क की बात करें तो ये राजस्थान के भरतपुर के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। वहीं सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये हरियाणा और कुछ एक यूपी का क्षेत्र भी आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बातें और अपने पढ़ लेते हैं। अब देखो, जो लोकटक झील के अंदर जो ये है केबुल लामजो पार्क, इसके अंदर नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे देखो ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि यहाँ पे क्या है, संगाई हिरण। क्या है माय डियर फ्रेंड्स, संगाई हिरण का ये प्राकृतिक आवास है माय डियर फ्रेंड्स। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि कृषि नाइट्रोजन उर्वरकों में अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मीन है, अगर आप कृषि क्षेत्र के अंदर नाइट्रोजन उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ज़मीन पर यानी भूमि पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन युगीकरण सूक्ष्म जीवों जिसे बोलते हैं, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोधवन हो सकता है। ये बात गलत है। देखो, इसका प्रचुरोधवन नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड। जितना ज़्यादा अगर अपने नाइट्रोजन को डालेंगे तो वहाँ के जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कथन जो है वो माय डियर फ्रेंड्स रॉन्ग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिट्टी के अम्लता में बढ़ोतरी होगी। ओबियसली बात है माय डियर फ्रेंड्स, जितनी ज़्यादा नाइट्रोजन डालेंगे तो मिट्टी का जो पीएच मान है वो क्या होता जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कम होता जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमजम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट के निक्षालन या लीचिंग जो है वो हो सकता है। ओबियसली बात है माय डियर फ्रेंड, जितना अपने नाइट्रोजन को डालेंगे तो नाइट्रेट का जो है लीचिंग होना एक स्वाभाविक बात है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से जो अपना राइट आंसर हो जाता है वो है 2 और 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगर इसकी कुछ बेसिक बातें हैं तो वो अपने पढ़ लेते हैं। देखो, अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करने से क्या होता है, अपने मिट्टी में अम्लता की जो है बढ़ोतरी होती है, यानी पीएच का जो है मान वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स से कम होता है। ये देखो अम्लता, क्योंकि आपको पता है पीएच का मान जो है वो डिपेंड करता है अम्लता और क्षारीय पता है। पीएच का मान जितना कम होगा वो क्या होगा, जितना उतना ही क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स,
अम्लीय होगा, और पीएच का मान जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, क्षारीय होगा। यानी अपने 0, 7 और 14 ये वाला रेशो माय डियर फ्रेंड्स बड़ा होगा। यानी 7 से कम जो है वो अम्ल होता है, और 7 से ज़्यादा अगर बात करें तो वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, क्षार होता है। देखो, भूमि निम्नीकरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है, मानव और पशु स्वास्थ्य पर भी खतरा होता है, भूजल प्रदूषण भी होता है, और नाइट्रेट प्रदूषण जैसे नवजात शिशुओं में बेबी सिंड्रोम, ये अच्छे से नोट कर लेना हमारे फ्रेंड्स। क्योंकि नाइट्रेट जो प्रदूषण है उससे क्या है, जब मानव शरीर में ये पहुंचता है तो क्या है, नवजात शिशु में क्या बेबी सिंड्रोम का विशेष कारण बन जाता है। मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की संख्या को क्या कर देता है माय डियर फ्रेंड, कम कर देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी सीट्स की बात हो रही है। कन्वेंशंस इन इंटरनेशनल ट्रेड स्पीसीज इंजर्ड स्पीसीज की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। यानी देखो, IUCN और अपनी सीरीज के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार करना है। कहने का मीन ये है कि अपने को इसके ऊपर बताना है, मतलब कौन सा सही है कौन सा राइट रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स। देखो, IUCN संयुक्त राष्ट्र UN का एक अंग है तथा सिटीज सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात है कि IUCN एक UN का अंग है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र के प्रयोजन चलाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, IUCN ये प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिटीज़ उन राज्यों पर वैध रूप से आबादकार है जो इसमें शामिल है, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं ले सकती। बिल्कुल ये बाध्यकारी तो जरूर है, मगर अपने पता है जो राष्ट्रीय जो कानून है वो पहले हैं, सर्वोपरि है मेरे फ्रेंड्स। यानी दूसरा और तीसरा अपना राइट हो जाता है। चलिए इसकी कुछ बातें हैं वो नोट कर लेते हैं। देखो, IUCN की अगर स्थापना की बात करते हैं तो सन 1948 के अंदर इसकी स्थापना होती है। कहाँ पे होती है मेरे फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड में होती है। यह प्रकृति संरक्षण हेतु विशिष्ट रूप से सरकार तथा नागरिक समाज दोनों का एक संगठन है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये किसका, सरकार और नागरिक दोनों का एक संगठन है। और 1964 के अंदर इसने रेड लिस्ट जो है जारी की थी, रेड लिस्ट की माय डियर फ्रेंड्स स्थापना की थी। और IUCN अब ये बता चुके हैं, ये इसके प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों परियोजनाएं जो है चलाता है। देखो, IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, बल्कि 1992 में इसे UNO का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। बस ये छोटी सी बात इसे नोट कर लेना कि इस संयुक्त राष्ट्र का जो है अंग नहीं है, बल्कि रियो डी जनेरियो के अंदर जब ये सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन, उसके अकॉर्डिंग इसको UNO के अंदर जो है एक प्रवेशक का जो है दर्जा दिया गया है। IUCN 4 सालों में एक IUCN विश्व भर संरक्षण यानी कांग्रेस का जो है आयोजन करवाता है। यानी IUCN जो प्रत्येक 4 सालों में एक 4 सालों के अंदर इसका एक सम्मेलन होता है माय डियर फ्रेंड्स IUCN का, जिसे बोलते हैं संरक्षण कांग्रेस का आयोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटीज एक समझौता है जो जुलाई 1975 में लागू हुआ था। और इसके वर्तमान में अगर सदस्य की बात करें तो 184 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। उद्देश्य है, देखो यहाँ पे एक नोट कर लेना सिंपल सी बात, क्या, ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड यानी व्यापार की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपको बस इस एक छोटे छोटे पॉइंट से ही आपको सिस्टम को समझना है मेरे फ्रेंड्स। देखो, जानवरों तथा पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियमन करता है। यानी जानवरों और पौधों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लिए एक समझौता है, क्या, साइट्स। मुख्यालय जो इसका भी स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा यह प्रशासित निकाय है। यानी इस पे ऊपर जो है प्रशासित यानी किसका अंग है, ये UNEP का है। ध्यान रहे, सिटीज पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी तो है, मगर जो राष्ट्रीय कानून है वो उनका ये स्थान
नहीं ले सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखो फ्लाई ऐश की सिंपल सी मैं बात बता दूं कि जिस प्रकार से क्या है बिजली बनाई जाती है कोयले से क्या बनाई जाती है माय डियर फ्रेंड्स, बिजली बनाई जाती है। तो जो राख लास्ट में जो राख बचती है ना उसे फ्लाई ऐश कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल राइट बात। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट ऐश के स्थापन के लिए भी किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है, इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होते हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर विषाक्त तत्व होते हैं, तो यानी ये 3 नंबर जो गलत हो जाएगा, अपना राइट आंसर क्या है 1 और 2 हो जाता है। वहीं बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट की, तो आपको पता है पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर भी SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड्स और कुछ इसी प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर जो खास है, पढ़ लेते हैं अपने। देखो कोयले के जब दहन होता है तो बेसिकली बात इसमें कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं। ये बातें तो आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। जब कोयला जलता है तो कार्बन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं और सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं। ये 3 बातें तो ज़रूर नोट कर लेना, ठीक है। और क्या फ्लाई ऐश तो आपको पता ही है, और साथ में क्या है मरकरी, कैडमियम, ठीक है, लेड जैसे तत्व भी यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं। भारतीय कोयले की जो राख ज़्यादा होती है और भारत की अच्छी गुणवत्ता की कुकिंग के लिए कोयला जो है आयात किया जाता है। फ्लाई ऐश के बारे में आपको बता चुका हूँ, और सही वहीं मैं बता दूँ कि फ्लाई ऐश में जो प्राप्त मात्रा में क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, SiO2 यानी ये पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो जो जरूरी होता है, Al2O3, Fe2O3, ठीक है, और CaO भारी धातुएं शामिल होती हैं। इसमें बेरिलियम, आर्सेनिक, अर्धजला कार्बन, सिलिकॉन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम आदि ऑक्साइड जो पाए जाते हैं। और वहीं पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो इसके अंदर ये तत्व जरूरी होते हैं, क्या क्या, SiO2, Al2O3, Fe2O3 और CaO, ये पोर्टलैंड सीमेंट के लिए माय डियर फ्रेंड जरूरी होते हैं। और ये स्वास्थ्य पर जहरीले वायु प्रदूषक होते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एश ट्रैक की। तो एश ट्रैक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो क्या है फ्लाई ऐश के उत्पादन पर निगरानी रखता है। वहीं बात करते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा भी आ जाता है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या है और उसके अंदर जो कच्चा माल है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या, SiO2 यानी सिलिकॉन ऑक्साइड, और वहीं एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, फिर फेरिस ये भी ऑक्साइड, और CaO, ये 4 तो आपको अच्छे से नोट कर लेना है, SiO2, Al2O3, F2O3 और CaO, ठीक है माय फ्रेंड्स। ये पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल राइट है बात। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाई जाती है। देखो ये बात गलत है, देखो भारत के पूरे समुद्र तट में ये नहीं पाई जाती। ये ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी घाट और कुछ अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र के अंदर माय फ्रेंड्स पाई जाती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में रखा गया है, बिल्कुल सही बात, यानी 1 और 3 अपनी बात राइट हो जाती है और 2 है वो रॉन्ग हो जाती है। और इसके बारे में कुछ अच्छी बातें हैं जो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सी काऊ इस समुद्री पानी में पाए जाने वाले एक शाकाहारी स्तनधारी प्रजाति है, इसलिए एक सही है। कच्छ की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। पूरे अगर बात करें तो समुद्री तट पर ये नहीं पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो आप जानते हैं कि गंगा डॉल्फिन की बात हो रही है, जिसे 2009 में क्या है राष्ट्रीय जलीय प्राणी का दर्जा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं क्या, खारे पानी
कामगर। आपने इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली 3 मगरमच्छों में से एक है, और जिसे घड़ियाल तथा क्रोकोडाइल। और ये खारे पानी के मगर की बात करें तो ये उड़ीसा के जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ, और सुंदरबन में भी ये बहुत ऐसे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है माय डियर फ्रेंड्स। यानी प्रत्येक सारे मतलब हर प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे मैंग्रोव, सदापर्णी, पर्णपाती वन, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं किसकी, मैंग्रोव वन की, तो ये क्या है, लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भारत के लगभग भौगोलिक क्षेत्र के 15% पर ये पाए जाते हैं। और सुंदरवन जो कि बंगाल में है, और भितरकनिका मैंग्रोव जो कि उड़ीसा में है। वहीं गोदावरी से लेकर कृष्णा मैंग्रोव, गोदावरी से लेकर कृष्णा मैंग्रोव की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक की बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, और वहीं केरल के वेकवाटर में, पिचावरम में, और रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, और गोवा में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार में तो माय डियर फ्रेंड्स पाए ही जाते हैं। वहीं बात करें सदाबहार या सदापर्णी वन की, तो ये जो है पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पूर्वी घाट में माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। वहीं बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में उष्णकटिबंधीय सदा पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वही दक्षिणी सौराष्ट्र यानी गुजरात में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। और पूरी डिटेल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो मैंग्रोव वन पूरे तटीय क्षेत्र में नया पाए जाकर पैकेट में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और इसको करते हैं अच्छे से एनालिसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बराह करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे में है। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है किसका, एक ऐसा कोई भी, ये देखो सारे के सारे प्रोटोकॉल है, सारे के सारे सम्मेलन है, ऐसा कौन सा सम्मेलन जो ओजोन के अवक्षय को कम करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रैडबर्न सम्मेलन, मॉन्ट्रियल सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल और वही नगोया प्रोटोकॉल। तो इनमें से जो है ओजोन के लिए कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इन सारे के सारे प्रोटोकॉल के बारे में अपने अच्छे से पढ़ते हैं कौन सा क्या है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्या ओजोन पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित एक ओजोन परत है जो कि पृथ्वी को हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन कौन से है, ऑब्वियसली पता है CFC, HCFC, ठीक है माय फ्रेंड्स, और कार्बन CCl4, ठीक है, हेलोजन आदि। और 1985 के अंदर क्या माय फ्रेंड्स, वियना के अंदर ओजोन शरण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, वियना में ओजोन शरण पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। और वहीं 1987 के अंदर बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे जो 1989 में लागू हुआ था। ठीक है माय फ्रेंड्स, 1987 में। उद्देश्य क्या है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ODS के उत्पादन तथा खपत को क्या है हमारे डिफरेंस से कम करना है, जैसे CFC और HCFC का उपयोग को रोकना है। वहीं हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किगाली प्रोटोकॉल भी इससे संबंधित है, जो कि अब देखो 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था तो उसमें क्या था कि CFC और HCFC इसकी जगह पर किसका प्रयोग हो, HFC का माय डियर फ्रेंड्स प्रयोग हो, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग हो। वहीं 2016 के अंदर किगाली प्रोटोकॉल में यह बात की गई कि HFC का प्रयोग भी क्या धीरे धीरे कम करना होगा, क्योंकि इससे क्या है ग्रीन हाउस गैस का विस्तार हो रहा है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आमतौर समाचार पत्रों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। ये देखो, यह एक धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये बिल्कुल राइट बात है मेरे फ्रेंड्स, धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। धारणीय विकास का मतलब ये होता है कि एक ऐसा विकास है जो कि एक बहुत लंबे टाइम तक चले और जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव न पड़े मेरे फ्रेंड्स, बल्कि
उनसे उसको फ़ायदा ही हो मेरे फ्रेंड्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो ब्राज़ील के रियो में हुआ था 1992 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और यहाँ पर क्या है, एजेंडा 21 को अपनाया गया प्रत्येक देश के लिए जो भी इसके सदस्य थे। इसके अलावा पर्यावरण तथा विकास रियो घोषणा में मैं आपको बता दूं कि इनके साथ साथ क्या क्या, देखो UNFCCC यानी यूनियन नेशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ये देखो 1992 के बाद में क्या, UNFCCC जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी मरुस्थलीकरण रोकने के लिए UNCCD, आपको इनका सभी का नाम जरूर याद कर लेना है। देखो ये सारे के सारे उसके बाद में ये दस्तावेज जारी हुए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त रूप से एक संयुक्त राष्ट्र एक सम्मेलन है हमारे फ्रेंड्स। चलिए कुछ एक बातें इसकी जो और है वो पढ़ लेते हैं। अब देखो अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में रियो 10 कब हुआ था, 2002 में जोहान्सबर्ग, तथा 2012 के अंदर जो है क्या रियो +20 रियो डी जेनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स आयोजित हुआ था। यूपीएससी अक्सर इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको ये जरूर पढ़ लेना है। ये देखो UNFCCC और CBD और वही UNCCD, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यानी लगभग ये 1992 के बाद में ही सारे के सारे दस्तावेज माय डियर फ्रेंड्स जारी हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो ग्रीन क्लाइमेट फंड यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। देखो हरित जलवायु निधि का मतलब ये है कि जलवायु जो है वो अच्छी रहे ग्रीन क्लाइमेट के लिए। तो ओबियसली बात है ये क्या है, उनके लिए एक न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता के लिए एक बात कही गई है। बिल्कुल सही बात है। यह UNEP OECD एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये UNEP और OECD और विकास बैंक के लिए और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित रही हैं। देखो ये हरित क्लाइमेट फंड जो है UNFCCC अपने अभी जो पढ़ के आए हैं, यानी यूनियन नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है, जो कि 1994 में हुआ था हमारे फ्रेंड्स। मतलब एक दस्तावेज जारी हुआ था। ये सभी के सभी 1992 के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे दस्तावेज हैं हमारे फ्रेंड्स, जिसे लागू कब से किया था, 1994 में किया था। ठीक है, उसका एक ये है भाग है क्या, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि क्या है वित्त पोषित करता है। ये UNFCCC किसको वित्त करता है, इसको वित्त पोषित करता है, जो आगे जो है सहायता करता है हमारी फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अपने कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये हरित जलवायु नीति जिसे GCF है, ये औपचारिक रूप से 2010 में क्या है अपने आया था 2010 में, और इसे UNFCCC जो है वित्त पोषण का काम करता है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो दक्षिण कोरिया में है हमारे फ्रेंड्स। और कुछ एक बातें और नोट कर लेते हैं। GCF को COP15 में प्रस्ताव COP16 में स्थापित किया गया था, और COP17 डरबन में इसे अनुमोदित किया गया था, जो कि 2010 की बात हो रही है हमारे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। यानी एक ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जिसके अंदर उष्णकटिबंधीय उपोष्ण शीतोष्ण आर्कटिक तक की जो जलवायु जो माय डिफरेंस पाई जाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसके नाम दफ़ा नेशनल पार्क जो कि कहाँ पे है, सिक्किम के अंदर है माय डिफरेंस। और जिसे 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंदर भी शामिल किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ एक अपने पढ़ लेते हैं। देखो नंदा देवी नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, चामोली गढ़वाल यानी यूके यानी उत्तराखंड के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। और पूरा पार्क जो है वो लगभग 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेवरा वैली नेशनल पार्क। नेवरा वैली नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, 1986 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं नामदफ़ा। नामदफ़ा की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है, नामदफ़ा ये अरुणाचल प्रदेश की एक नदी है जिसका नाम है नाम नोआ देहिंग, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके नाम पर ही ये नाम पड़ा है, जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि उड़ने वाली गिलहरी, क्या मेरे फ्रेंड्स, उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट है बायो कार्बन फंड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे। देखो बायो कार्बन फंड, इतनी सी बात नोट कर लेना, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। देखो बायो कार्बन फंड की बात आ रही है तो यानी बायो कार्बन के लिए जो भी फंड जो है वो देता है, तो कौन देता है माय डियर फ्रेंड्स, विश्व बैंक। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप यानी ISFL वर्ल्ड बैंक द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी पहल के रूप में 2004 में माय डियर फ्रेंड्स स्थापित किया गया। बायो कार्बन फंड ने 2013 में वन प्रदेशीय ISFL योजना शुरू की कि भूमि उपयोग की अधिक स्थिर बनाना ताकि ग्रीन हाउस जो है उत्सर्जन जो है माय डियर फ्रेंड्स कम किया जा सके। देखो बायो कार्बन फंड REDD प्लस इत्यादि इसके जो है वित्त पोषित करता है। ये जो क्या बायो कार्बन फंड जो है वो किसको बायो कार्बन फंड REDD प्लस जो इसको भी क्या है वित्त पोषित करता है। इसके बारे में आपने आगे थोड़ा सा और डिटेल से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों। अब ये देखो भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्थानीय लोग जो क्या है जीवित वृक्षों की जड़ों को अनुवर्तन करके जल धारा के आर पर, यानी मान लो ये क्या है, नदी है, यहाँ पर कोई पेड़ है और इधर भी कोई पेड़ है, ठीक है, तो ये जो पुल है, इस प्रकार का कोई पुल बनाने का जो अगर काम किया जाए इस पेड़ों से ही, ठीक है, तो वो ऐसा अनोखा सिस्टम जो है माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये सा जो है वो मेघालय के अंदर माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं जीवित जड़ पुल माय डियर फ्रेंड्स, लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है। मेघालय में क्या लिविंग रूट ब्रिज, हवाई ब्रिज जो कि भारतीय रबड़ के पेड़ों से बुनकर जो है तोड़ जोड़ कर माय डियर फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित आपको राज्यों पर विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। उपरोक्त में से किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आप अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, अगर अपने इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो अपने कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं देखो हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या इससे थोड़ा सा साइड में हो जाता है, किससे, AP और मिजोरम से, ठीक है। तो ये दोनों की लोकेशन जो है सेम सी नज़र आ रही है, तो आप हिमाचल प्रदेश को क्या है HP को थोड़ा सा अगर बाहर कर दें तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाता है, 1 और 3, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है वन कार्बन भागीदार सुविधा। कि वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज और देसी जन इंडियन पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा जिसे बोलते हैं कार्बन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, तो ये बात राइट हो सकती है मेरे फ्रेंड्स। ये धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूलन और जलवायु अनुकूलन और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। देखो ये वैज्ञानिकों के अनुसंधान में लगे, यहाँ पे इनको देखो ये वित्तीय सहायता नहीं माय डियर फ्रेंड्स देती है, बल्कि ये इस प्रकार की वित्तीय सहायता देती है ताकि जो है कार्बन आई मीन फॉरेस्ट को जो है बचाया जा सके। अनुसंधान के लिए ये नहीं देती है। यह देशों के उनके वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण, बस ये 2 नोट याद कर लेना, वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन जो है कम करने के लिए, जैसे
के लिए वित्तीय सहायता जो है प्रदान करती है। ये राइट बात है हमारे फ्रेंड्स। यानी जैसे RETT, ठीक है हमारे फ्रेंड, यानी रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम। अब देखो इस डी में अगर मैं बताऊं तो डी का मतलब क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और इस डी का मतलब क्या हो जाएगा, डिग्रेशन, यानी वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण। हिंदी में बताएं तो क्या, वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण। यानी 1 और 3 अपनी बातें जो है माय डिफरेंस से राइट हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के स्तंभ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल यानी कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, बर्ड लाइफ की, यानी पक्षियों के लिए बात हो रही है, ठीक है। यह संरक्षण संगठनों की एक विश्वव्यापी भागीदारी है, ओबियसली बात है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। देखो इस संगठन से इसकी जो संकल्पना माय डियर फ्रेंड्स से नहीं शुरू होती है, क्योंकि जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वो इससे पहले की बात है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात एक निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। बिल्कुल राइट बात है, यानी 1 और 2 अपना राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते इसके बारे में कुछ अपने पढ़ लेते हैं। देखो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1922 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण परिषद के रूप में विभिन्न संगठनों की भागीदारी। अब देखो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये बता चुका है कि ये विभिन्न संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, जिसके अंदर 120 से अधिक जो है साझेदार संगठन है माय डियर फ्रेंड्स। यह एक त्रैमासिक पत्रिका जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वॉच का प्रकाशन भी करता है, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो नॉर्मन मेयर ने 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का एक जैविक भौगोलिक क्षेत्र गड़ा जो भौतिक स्थानिकता तथा का निवास करती है, जहाँ पे कम से कम कितना 1500 प्रजातियाँ अगर निवास करती है तो उसे जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जा सकता है। आवास स्थान गंभीर नुकसान हो चुका हो प्रदर्शित करता है। भारत में आपको पता है 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, इंडो वर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट और सुंडाल लैंड्स माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं किसकी, सागवान की, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो एक सागवान वन के रूप में माय डियर फ्रेंड्स पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है, यानी पारितंत्र का सबसे बड़ा वर्णन कौन सा है। इसके अंदर बात करें तो जीवो यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय है, जो साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसलर ने 1935 में किया था माय डियर, और इसमें इतनी सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और देखो इकोटोन, निकेत, पारितंत्र आदि क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आते ही रहते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब 2016 की बात हो रही, देखो अपने अब माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से बता दूं कि अपने यूपीएससी प्री के PYQ अपने चल रहे हैं 10 ईयर्स के PYQ, जिसके अंदर सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स। इन्वायरमेंट के अंदर अपने 2013 के PYQ कर चुके हैं, 2014 के और 2015 के PYQ कंप्लीट कर चुके हैं आज माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अपने कल अपने करेंगे 2016 के PYQ। तो अब धीरे धीरे ये सभी के PYQ जो है माय डियर फ्रेंड्स आपको परीक्षा से पहले अच्छे से कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि विजन IAS की जो PT 365 है, क्या माय डियर फ्रेंड्स, विजन IAS की PT 365 है, उसे भी आप अच्छे से करें, ताकि आपका जो प्री के लिए आप एक बहुत ही अच्छा सा एक बूस्ट तैयार कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़, जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC प्री जो मेनली अभी टारगेट है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स।